बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या नफ्सियात के बारे में कुछ दिलचस्पी रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, मैटरनिटी ब्लूज़ या बेबी ब्लूज़ क्या होते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स बिहाइंड दिस डिसऑर्डर, यानी कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर हैं या एटियोलॉजी है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। इसके अलावा हमने पोस्टपार्टम डिप्रेशन एज़ पर DSM-5 भी उसे देखा था और पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन मेल्स एंड फीमेल्स डिटेल में डिस्कशन की थी। सो आज की वीडियो में हम ICD-11 के मुताबिक और DSM-5 को देखेंगे कि ICD-11 यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में क्या कहता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए कौन से टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्दरमोर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इट्स मैनेजमेंट कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट प्लान या मैनेजमेंट प्लान क्या फॉलो किया जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। ICD-11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के मुताबिक अगर हमने किसी भी पेशेंट के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डायग्नोस करना है, मर्ज़ की तशख़ीस करनी है, तो उसमें 10 में से कोई से 3-5 अलामात मौजूद होने चाहिए। इन 10 सिम्टम्स को ICD-11 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्लस्टर इज़ अफेक्टिव क्लस्टर, सेकंड वन इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल क्लस्टर, थर्ड वन इज़ न्यूरोकॉग्निटिव क्लस्टर। यानी इन 3 क्लस्टर्स के अंदर टोटल 10 सिम्टम्स मेंशन है, जिसमें से 3 से 5 अलामात पेशेंट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। फर्स्ट क्लस्टर है अफेक्टिव क्लस्टर, जिसमें डिप्रेस्ड मूड और डिमिनिश्ड इंटरेस्ट, यानी अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा उदास मूड के साथ रह रहा है, उदासी रह रही है, परेशानी रह रही है और कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। कॉग्निटिव बिहेवियरल क्लस्टर में 4 सिम्टम्स मेंशन है, जिसमें रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, इनएप्रोप्रिएट गिल्ट, होपलेसनेस, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ। अगर पेशेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है, लो हो गई, यानी किसी काम पर ध्यान या फोकस जो है वो ख़त्म हो गया है। लो सेल्फ एस्टीम के साथ इनएप्रोप्रिएट गिल्ट, यानी कोई भी इल डिफाइंड गिल्ट है, रिग्रेट है जो कि तंग कर रहा है, होपलेसनेस है, नाउमीदी बहुत ज़्यादा है, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ है, मरने के बारे में बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल क्लस्टर में आता है, जिसमें क्लाइंट की कॉग्निशन ख़राब होने की वजह से उसके बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। न्यूरोकॉग्निटिव क्लस्टर में डिस्टर्ब्ड स्लीप, यानी नींद का पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, नींद आती ही नहीं है। चेंजेस इन एपेटाइट, भूख में कमी या ज़्यादती हो गई है। साइकोमोटर एजिटेशन, जिसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा है। रिड्यूस्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा हम लो फील कर रहे हैं। अगर ये तमाम अलामात इन 10 अलामात में से कोई से 3-5 सिम्टम्स पिछले 1 महीने के अरसे में मौजूद हैं, तो पेशेंट जो है हमारे पास ICD-11 के मुताबिक पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ है। अफेक्टिव क्लस्टर में जो डिप्रेस्ड मूड और डिमिनिश्ड इंटरेस्ट मेंशन है सिम्टम, इन दोनों में से किसी एक का होना लाजमी है। बाकी जो सेकंड और थर्ड क्लस्टर है उसमें से कोई सी 3-4 सिम्टम्स हमारे पास कंबाइंड जो है वो क्लाइंट प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अफेक्टिव क्लस्टर में से कोई एक सिम्टम मौजूद होना लाजमी है। देन हम क्लाइंट का जो क्राइटेरिया है, जो डायग्नोसिस है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ डायग्नोस करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि DSM-5 जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अलग से कोई डिसऑर्डर मेंशन नहीं करता है DSM में, बट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी कंसीडर किया जाता है। बट इसमें DSM-5 जो कहता है मेजर थिंग अबाउट postpartum depression as per DSM-5 is that MDD occurring within the first 4 weeks of childbirth, यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 1 महीने में, यानी पहले 4 हफ्तों के अंदर कोई मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कोई सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट, देन हम उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कंसिडर करेंगे। द इंडिविजुअल मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग 5 ऑफ द सिम्टम्स, यानी DSM के मुताबिक जो 10 to 12 सिम्टम्स मेंशन है अबाउट डिप्रेशन, उसमें से अगर कोई से 5-7 सिम्टम्स क्लाइंट के अंदर मौजूद हैं तो हम उस डिप्रेसिव सिम्टम को या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एज़ पर DSM-5 के 4 वीक्स के अंदर जब बच्चे की पैदाइश हुई है, वालिद या वालदा जो सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कंसिडर करते हैं। अब अगर हम असेसमेंट, स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस मेकिंग की बात करते हैं कि इसके लिए हम कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, सो दीज 3 आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एडनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल EPDS, हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल HAM-D, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर PHQ, ये 3 जो हैं बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एडनबर्ग पोस्ट डिप्रेशन स्केल जो कि 10 आइटम्स पर कंसिस्टेड होता है, सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर होता है, बहुत ईजी इसकी आइटम्स हैं। हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल जिसकी 21 आइटम्स होती हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो लेक्चर मेरा इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा।
हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि DSM के मुताबिक जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया है वही पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए भी कंसिडर किया जाता है, बट उसमें कंडीशन ये है कि वो जो हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कंसिडर करेंगे उसे हम विद इन 1 मंथ या विद इन 4 वीक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ है। ठीक है, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चन है जिसमें क्लाइंट की फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में मुतालिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो इसकी असेसमेंट और स्क्रीनिंग बहुत इजी और सिंपल है। ये तीनों टूल्स आपको बाआसानी नेट पर अवेलेबल हैं, PDF फॉर्म्स आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दैन मेडिकेशंस और साइकोथेरेपी, जो कि मोस्ट ऑब्वियस चीज़ है कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ अगर कोई क्लाइंट हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अपनी प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें मेडिकेशंस जो हैं वो उस कंडीशन में जब क्लाइंट का जो डिसऑर्डर है वो सीवियर है या फिर उसको मैनेज करना थेरेपी के जरिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देन क्लाइंट जो है मेडिकेशंस के लिए रेफर कर दिया जाता है। साइकोथेरेपी जिसमें हम CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, BA बिहेवियरल एक्टिवेशन एटसेट्रा यूज़ करते हैं। साइकोथेरेपी जो है बहुत इफेक्टिव होती है, ख़ास तौर पर जो क्लाइंट पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ सफ़र कर रहा है, क्योंकि इसमें बिहेवियरल एक्टिवेशन और CBT दोनों को अगर हम इसको इंटीग्रेटिव प्लान के साथ भी लेकर चलते हैं, इंटीग्रेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं कि इसमें हम डिफरेंट सेट ऑफ थेरेपीज़ को अप्लाई करें, देन भी जो क्लाइंट है वो रिकवरी में आ जाता है। नॉन इंट्रूसिव ब्रेन स्टिमुलेशन और ECT और RTMS, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और RTMS रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी जो कि मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ख़ास तौर पर जो हमारे पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ क्लाइंट प्रेजेंट होते हैं उसमें RTMS जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और इसमें हमने कई क्लाइंट्स को रिकवर होते भी देखा है RTMS के थ्रू, जो कि हर क्लिनिकल सेटअप में तो यूज़ नहीं किया जाता बट गवर्नमेंट सेटअप्स में ये मौजूद है। अब ये डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट प्लान या मैनेजमेंट प्लान डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस कंडीशन में या किस स्टेज पर हमारे पास आया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर क्लाइंट को जो सिम्टम्स थी उसको उसने नोटिस किया और वो अपने किसी थेरेपिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास गया और उसकी मेडिकेशन और थेरेपी वगैरह चलो, विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है वो क्लाइंट रिकवरी में आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो है वो अपने ट्रीटमेंट प्लान के बारे में कितना कॉन्शियस है, अपने मसले के बारे में कितनी इंसाइट मौजूद है, कितनी अवेयरनेस है, और वो अपनी रिकवरी के बारे में कितना कॉन्शियस है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट को रिकवरी की तरफ ले आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है। PPD पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही जाती है और जो क्लाइंट को रिकवरी की तरफ लाने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है, दैट इज़ एजुकेटिंग द पेशेंट, मदर और स्पाउस। फैमिली सपोर्ट विल डू अ मेजर वंडर। ये तो बहुत सादा और आसान सी बातें यहाँ पर मेंशन है इस स्लाइड में। इसमें अगर देखा जाए कि अगर एक मदर जो कि उस डिसऑर्डर से सफ़र करी है, उन कंडीशन से सफ़र करी है, क्लाइंट को अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या हुआ है, बट वो ये कह रही है कि जनाब मैं जब से मेरे बच्चे की पैदाइश हुई है तब से लेके अब तक लाइक 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मेरी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मुझे रोना बहुत ज़्यादा आता है, मुझे खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, मुझे बच्चे को नुकसान पहुँचाने के बारे में ख्यालात आते हैं, मुझे ये बच्चा पसंद नहीं है, मेरा काम करने को दिल नहीं करता, मुझे ज़िंदगी जो बहुत बेरंग बेमायने लगती है, मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जो भी मेरी लाइफ में चेंजिंग्स आए हैं मैं इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ एट्सेट्रा। कोई भी इस तरह की चीज़ अगर क्लाइंट प्रेजेंट कर रही है, पेशेंट जो मदर है उसे हम साइको एजुकेट कर सकते हैं कि जनाब हर डिलीवरी के बाद अक्सर ख़वातीन 60 to 80% ख़वातीन ऐसी होती है जिन्हें इन कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। ये जो भी आपको मेंटल कंडीशन अपनी डिस्टर्ब या अनस्टेबल फील हो रही है इसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है रिकवरी की तरफ क्लाइंट आ जाता है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप बेहतर हो जाएंगी। इसी तरह से ये चीज़ें हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर उसको एजुकेट किया जाए कि डिसऑर्डर क्या होता है, ख़वातीन किस तरह से इस डिसऑर्डर से सफ़र करती हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाता है और इसको ठीक होने में या बेहतर होने में कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं तो भी हमारा इशू रिजॉल्व हो जाता है। स्पाउस को एजुकेट करना यानी कि जो भी क्लाइंट का जो पार्टनर है उसको एजुकेट करना कि जनाब जो आपकी मिसेज़ हैं वो इस कंडीशन से सफ़र कर रही हैं और उसमें इन्हें जो है इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होती है या फिर जितना ज़्यादा आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं या इनका जो है कामकाज में हाथ बटाते हैं या इनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपकी स्पाउस जो जिस भी वजह से परेशान है, जो भी इनकी कंडीशन हो रही है उसमें से वो निकल सकती हैं, उसमें बेहतर हो सकते हैं। लाइक क्लाइंट को या उसके स्पाउस को एजुकेट करना, इसमें जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर एक मिसेज़ जो है, वाइफ जो है वो किसी कंबाइंड फैमिली में रह रही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें जो भी नंद है, सास है, माँ है, बहन है
या कोई भी रिलेटिव है वो भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर सकता है, बच्चे को उठाने में या फिर खाना वगैरह बनवाने में, मतलब किसी भी तरह से जो है वो क्लाइंट को सपोर्ट दी जा सकती है। इमोशनल सपोर्ट हो सकती है, वो किसी कामकाज में सपोर्ट हो सकती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करने में हो सकती है, इवन कि वो क्लाइंट को काउंसलिंग करने में या फिर उसको वर्बली एजुकेट करने में, उसको बताने में कि जनाब ये सारा एक प्रोसेस है। जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, डिलीवरी के दौरान भी कुछ मेंटल कंडीशंस होती हैं, इसी तरीके से पोस्टपार्टम या पोस्टनेटल भी कुछ चेंजिंग्स आती हैं जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, परेशान नहीं होना, और वक्त के साथ साथ ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मीन्स कि क्लाइंट को वर्बली जो है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है, उसको गाइड किया जा सकता है, उसको काउंसलिंग की जा सकती है, उसको हेल्प आउट किया जा सकता है कि किस तरह से इन चीज़ों से निकला जा सकता है। इसके अलावा साइकोथेरापिस्ट मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल हेल्प ली जा सकती है, साइकोलॉजिकल हेल्प ली जा सकती है। इन एडिशन टू इट अगर हम अपने सोसाइटी ट्रेंड्स को देखते हैं, फैमिली ट्रेंड्स को देखते हैं, तो उसमें अगर कोई भी फीमेल जिसने अभी किसी नए बच्चे को जन्म दिया है और वो इस तरह की कोई भी कंडीशन प्रेजेंट कर रही है कि मुझे रोना बहुत आ रहा है, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, या मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे कोई काम नहीं किया जा रहा, या मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती हूँ, ठीक है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा तंज़ो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि तुमने कोई अनोखे बच्चे पैदा नहीं किए हैं, तुमने कोई अनोखा जो ऑपरेट नहीं करवाया, तुम्हारी कोई अनोखी डिलीवरी नहीं है, दुनिया में बाकी भी और भी ख़वातीन हैं जो कि बच्चों को जन्म देती हैं, तुम मतलब इस तरह की कई ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि टॉन्ट की सूरत में क्लाइंट को सफ़र करनी पड़ती हैं, जो कि उसकी कंडीशन को मज़ीद ख़राब कर देती हैं, मज़ीद बिगाड़ का सबब पैदा करती हैं। साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ यानी कोई भी शख्स अगर किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव का शिकार है, तो उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस कंडीशंस में किसी भी अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ भी कोई क्लाइंट है और उसको ये कहा जाए कि ये ड्रामे कर रही है, या ये ड्रामा कर रहा है, या ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या फिर ये अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्लाइंट की कंडीशन को ख़राब करती हैं, वर्स कर देती हैं उनकी सिम्टम्स को, और इस तरह जो क्लाइंट है मज़ीद एक अज़ियत वाली ज़िंदगी से गुजर रहा होता है। सो यहाँ पर कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे साइकेट्री पेशेंट्स के लिए, जिसमें एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है। और अगर फैमिली सपोर्ट या स्पाउस सपोर्ट जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र करने वाले पेशेंट को अगर मिल जाती है, तो वो बहुत जल्दी रिकवरी में आ जाता है। विद इन सम डेज़ क्लाइंट जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाता है। वेल जनाब, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो कि एक बहुत क्रिटिकल इशू है, आप या आपकी सराउंडिंग में कोई भी इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो आपने उसको एजुकेट करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, और उनको बताना है कि ये क्या कंडीशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।